नमस्कार, मैं शरद। आप अभी देख रहे हैं एमएन टीवी। जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, प्रतिदिन पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में बड़ी ही खतरनाक स्थिति में लोगों को मारा जा रहा है और उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको उनके हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। आज जो है हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल, जो कि हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं और हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये सारे मामले क्यों हो रहे हैं। तो चौधरी विकास पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएन टीवी पर। जी शुक्रिया। विकास जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याएं हो रही है। अभी 3 दिन पहले की बात अगर हम देखें तो कुर्मी जाति के पूरे बस्ती को सवर्णों के द्वारा जला दिया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जी, तो कानून व्यवस्था का नाम लेकर के आई जी, और कानून व्यवस्था सुधारने के नाम पर आई। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों को कहीं फर्जी इनकाउंटर में मारा जा रहा है जी, लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों के हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है और उनकी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ में भी तमाम प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो ये जो स्थिति प्रदेश के अंदर है, ये निश्चित रूप से बेहद चिंताजनक स्थिति है। और चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने से ज़्यादा मनोबल अपराधियों का बढ़ गया है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। जो ब्राह्मणवादी दबंग थे, जो सामंतवादी लोग थे, जैसे प्रतापगढ़ के जिले का आपने जिक्र किया जी, तो प्रतापगढ़ जिला हमेशा से इस बात के लिए जाना जाता था कि वहाँ बैकवर्ड कास्ट के लोगों के ऊपर, शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर सामंतवादियों के द्वारा अन्याय अत्याचार किया जाता था। जी। लेकिन अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इससे मनोबल बढ़ गया है और आए दिन घटनाएं हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर। जी। उसका कारण ये है कि जो ऊंची जाति के लोग हैं, ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग, उनको ये लगता है कि जैसे हम इनको हजारों साल से पिछड़े वर्ग के लोगों को दबा कर रखते थे, गुलाम बना करके रखते थे, उसी प्रकार से हम इनको दबा करके रखेंगे। ये सर उठा करके नहीं चलने चाहिए, ये मान सम्मान की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए इनको, तो ये हमारे हिसाब से हमारी गुलामी इनको करना चाहिए। तो संविधान ने पिछड़े वर्ग के लोगों को और देश के सभी नागरिकों को अधिकार दिया सम्मान से जीने का। और जमींदारी उन्मूलन हुआ तो पिछड़े वर्ग के लोगों के पास खेती किसानी भी आई। पहले ज़्यादातर पिछड़े वर्ग के लोग ब्राह्मणों या ठाकुरों के यहाँ जो है हल चलाने का काम करते थे, लेकिन जमींदारी उन्मूलन के बाद में फिर इनके पास जगह ज़मीन हो गई। इनके पास जब ज़मीन हो गई तो ये खुद अपनी खेती करने लगे, और अपनी खेती खुद करने लगे तो ये सम्मान की ज़िंदगी जीने लगे। तो जो ये सम्मान और स्वाभिमान से पिछड़े वर्ग के लोग जीवन यापन करना चाहते हैं, जो संविधान में मौलिक अधिकार है, तो जो ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोग हैं उनको ये देखा नहीं जा रहा है। वो नहीं चाहते कि पिछड़े वर्ग के लोग सम्मान से जिंदगी जिए, स्वाभिमान के साथ जिंदगी जिए। ऐसा उनको जो है ये देखा नहीं जा रहा, ऐसा उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो सोचते हैं आज भी ये हमारी गुलामी करें, और इसके लिए ही लगातार छोटी छोटी बातों को लेकर के इतने बड़े बड़े, जैसे अभी प्रतापगढ़ का ही मामला है, तो प्रतापगढ़ का जो मामला है इसमें कोई बड़ा मामला नहीं था। ब्राह्मणों की का जानवर किसानों के खेत में खा रहा था उनकी फसल। किसानों ने मना किया कि आपका जानवर हमारे खेत में जो है आया हुआ है, हमारी फसल का नुकसान कर रहा है।
ये बात भी उनको बर्दाश्त नहीं हुई। वो हमारे खेत के अंदर अपने जानवर को डाल रहे हैं और हम मना कर रहे हैं, तो मना करना भी उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा स्थिति खराब है और इसकी वजह से ये सारा विवाद बढ़ा। और इसकी वजह से जब सारा विवाद बढ़ा तो ब्राह्मणों ने, जो पूरा का पूरा किसानों का, कुर्मी जाति के लोगों का गांव था, उस पर हमला किया, पूरे गांव के ऊपर आगजनी किया, महिलाओं को पीटा, बच्चों को पीटा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे काम में प्रशासन मदद करता है, क्योंकि डायरेक्ट वो हमारे लोगों को मार पीट के नहीं जा सकते, लेकिन प्रशासन की मिली भगत होने की वजह से पूरे गांव को वो लोग मार पीट के नहीं जा सकते थे, लेकिन प्रशासन की मिली भगत होने की वजह से उन लोगों ने मारा पीटा, महिलाओं के साथ अत्याचार किया, अमानवीय व्यवहार किया। और ये सारा करने के बाद आज तक, अभी तक पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई एफआईआर नहीं दर्ज किया गया। यही अपने आप में इस बात का सबूत है कि सरकार की सरपरस्ती में इस प्रकार की घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही। केवल प्रतापगढ़ का ही मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव प्रसाद जी का गृह जनपद है कौशाम्बी। कौशाम्बी में जो रसूलपुर बदला गांव है, वहां देवशरण कुशवाहा की हत्या कर दिया गया। वो अपनी जमीन में दीवार उठा रहे थे, लेकिन अब ब्राह्मणों को लगता है कि केवल ब्राह्मण का ही घर बनना चाहिए, केवल ब्राह्मण की दीवार उठनी चाहिए। किसी बैकवर्ड का, किसी पिछड़े जाति के आदमी का कैसे पक्का मकान बन जाएगा, कैसे घर बन जाएगा। और ये जो सारा मनोबल बढ़ा हुआ है, ये मनोबल योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद में, ये मनोबल बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में ज़्यादा बढ़ गया है। और बढ़ नहीं गया है, ये बढ़ाया गया है। क्योंकि जब इस प्रकार की घटनाएं बैकवर्डों के साथ में होती है, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ में होती है, तो सरकार उसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं देती है, बल्कि अपराधियों को ही पुलिस प्रशासन की तरफ से संरक्षण दिया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर किसी ब्राह्मण के साथ में कोई इस प्रकार की घटना हो जाए, एक ब्राह्मण जो है मारा गया था, तो उसको मुख्यमंत्री ने आर्थिक मदद भी दिया और उसकी बीवी को नौकरी भी दिया। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जब ऐसी घटनाएं होती हैं, तो इस पर सरकार कोई ठोस कार्यवाही नहीं करती है। और इसकी वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है पूरे प्रदेश के अंदर, और वो लगातार इस प्रकार की घटनाएं पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में कर रहे हैं। विकास जी, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी आप बता रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर किस तरीके से सवर्ण ब्राह्मण जो है ये कर रहे हैं, उनके साथ में अत्याचार कर रहे हैं, मगर एक सवाल ऐसा भी तो बनता है इसके ऊपर कि पिछड़े वर्ग को आधार बनाकर और पिछड़े वर्ग के वोट लेकर बीजेपी ने जो है सरकार बनाई, उसके बावजूद भी हत्या हो रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं, पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट हासिल करने के लिए बीजेपी ने 2-3 तरीका अपनाया। पहला तरीका यह है कि पिछड़े वर्ग के नेताओं का चेहरा दिखाया। दूसरा तरीका यह है कि पिछड़े वर्ग को हिंदू के नाम पर गुमराह किया। पिछड़े वर्ग को के नेताओं का चेहरा दिखाया, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं, ऐसे तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं का चेहरा दिखाया। अनुप्रिया पटेल हैं। और इन नेताओं का चेहरा देखकर समाज को ऐसा लगा कि ये तो हमारे नेता है, और जब हमारे नेता यहाँ बीजेपी में हैं तो हम इनको वोट दे सकते। दूसरा, झूठा प्रोपेगेंडा किया कि सारा का सारा तो समाजवादी पार्टी ने यादवों को दे दिया, इसलिए हम बीजेपी वाले कुर्मी, कोयरी, केवट, भर, निषाद, कश्यप को देना चाहते। तो ये भी एक गुमराह करने का तरीका था। देना लेना तो कुछ है नहीं, बीजेपी वालों ने तो कुछ दिया नहीं, ऊपर से पिटाई हो रही, पिछड़े वर्ग की हत्याएं हो रही। तो यादवों के विरोध में एक मामला खड़ा किया। तीसरा मामला हिंदू के नाम पर गुमराह किया कि हिंदू की लड़ाई बीजेपी लड़ रही है,
अब हिंदू के नाम पर जो लोग गुमराह हो गए उनको ये भी नहीं पता है कि हिंदू का अर्थ क्या है। हिंदू का अर्थ होता है चोर, लुटेरा, काला, हारा हुआ। और ये नाम किसी ब्राह्मण ने तो रखा नहीं। ब्राह्मण हम लोगों के बैकवर्डों के घर में बच्चा पैदा होता है तो हमारे बच्चे का नाम रखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण अपने धर्म का नाम नहीं रखने में सक्षम है। ये हिंदू जो शब्द है ये मुसलमानों का, मुगलों का दिया हुआ शब्द है, और ब्राह्मण हमारे लोगों को हिंदू का नाम कहकर के मुगलों के विरोध, मुसलमानों के विरोध में भड़काते हैं। और ये जो हिंदू शब्द है ये मुगलों के द्वारा दिया गया शब्द है, जिसको ब्राह्मण गले में डाल के घूम रहे हैं। रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण कहीं पर भी हिंदू नहीं लिखा हुआ। तो ये जो हिंदू के नाम पर गुमराह करने का मामला है, तो कुछ ने तो केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा देख करके वोट दिया, कुछ ने स्वामी प्रसाद मौर्य का चेहरा देखकर वोट दिया, कुर्मी जाति के लोगों ने अनुप्रिया पटेल का चेहरा देख करके वोट दिया, स्वतंत्र देव सिंह का चेहरा देख करके वोट दिया, जैसा कि अभी भी दिखाया जा रहा है। और बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपने को हिंदू समझ करके वोट दिया कि भाई हिंदुओं की पार्टी है तो हमको वोट देना चाहिए। अब ये सारा का सारा ब्राह्मणों को सर पे बिठाने का काम ओबीसी के लोगों ने ही किया। जो बात आप कह रहे हैं पिछड़ों के वोट से ही भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में आई, ये निश्चित रूप से 200% सही। पिछड़े वर्ग के लोगों ने समर्थन दिया और पिछड़े वर्ग के लोगों के समर्थन से बीजेपी सरकार बनी। और उस समय बीजेपी ने यह भी प्रचार किया था कि वो केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो बीजेपी को पिछड़े वर्ग के द्वारा वोट देने का एक बड़ा कारण यह भी था कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जो कि पिछड़े वर्ग से। लेकिन जब बीजेपी चुनाव जीत गई तो केशव मौर्य को नहीं बनाया, केशव को उप बना करके चुप कर दिया जी। और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। योगी आदित्यनाथ की क्रिमिनल हिस्ट्री अपने आप में पर्याप्त है अपराधियों का मनोबल बढ़ाने के लिए जी। तो ये पिछड़े वर्ग के लोगों ने ब्राह्मणों को सर पे बिठाया गुमराह हो करके। अब जब सर पे बिठा लिया तो पेशाब करने के लिए वो उतर कर नीचे थोड़ा ही जाएगा, वो तो तुम्हारे सर पर ही पेशाब करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसकी वजह से वो सर पे ही पेशाब कर रहे। तो इसलिए ओबीसी के लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि जब वोट लेना होता है तभी हम हिंदू रहते हैं। विकास जी, यहाँ पर जैसे एक बात सामने आ रही है कि जैसे अब आप बता रहे हैं कि ओबीसी के चेहरे दिखाकर बीजेपी ने ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का वोट लिया है। अभी एक बात ये भी तो आती है, जैसे आप केशव प्रसाद मौर्य का नाम ले रहे हैं या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम ले रहे हैं या फिर अनुप्रिया पटेल का नाम ले रहे हैं या फिर स्वतंत्र देव सिंह का नाम ले रहे हैं, तो अब जब ये पिछड़े वर्ग के नेता है तो क्या ये इनको बात समझ में नहीं आती? क्या ये लोग इस मुद्दे को उठाकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जब इतने सारी हत्याएं हो रही है, इतने सारे अत्याचार पिछड़े वर्ग लोग के ऊपर हो रहे हैं, तो इन सारे मुद्दों को लेकर ये लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? नहीं, दो बातें हैं उसमें। एक बात तो ये है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग अपने को सबसे बड़ा वाला हिंदू समझते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग अपने को हिंदू मान रहे हैं और ये हिंदू का अर्थ भी नहीं जानते कि इसका अर्थ होता है हारा हुआ, कायर, नीच, गुलाम। तो ये अपने को हिंदू मान करके वोट देते हैं। जब इनको ब्राह्मण वोट लेना होता है तब इनको हिंदू कहते हैं। जब मुसलमानों के विरोध में लड़ाना होता है तब हम हिंदू हो जाते हैं। और हमारा हिंदू के नाम पर हमारा समर्थन लेकर के, हमारा वोट लेकर के सरकार बनाते हैं और सरकार बनाने के बाद में फिर हमारी ही पिटाई करते हैं और फिर हम ही चिल्लाते हैं कि हमारी पिटाई हो रही, हमारी पिटाई हो रही, हमारी पिटाई हो रही। तो ये पिछड़े वर्ग के लोगों को जगने की जरूरत है कि ये जो हिंदू के नाम पर उनका इस्तेमाल हो रहा है इसको रोकने की जरूरत है। ये हिंदू ब्राह्मणों को मजबूत बनाने का कार्यक्रम है। हिंदू कोई धर्म वर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है।
और ब्राह्मणों का इतिहास रहा है वो पिछड़े वर्ग के लोगों को हमेशा से गुलाम बना करके रखे हुए। रही दूसरी बात जो आपका सवाल है कि केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह इनको बोलना चाहिए, ये क्यों नहीं बोल रहे? तो आपको ऐसा लगता है कि आजकल बीजेपी और कांग्रेस जैसी ब्राह्मणवादी पार्टियों में नेता हैं, ऐसा आपको हो सकता है लगता हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आजकल बीजेपी और कांग्रेस जैसी ब्राह्मणवादी पार्टियों में नेता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चूंकि हम लोग किसान परिवार से हैं और पहले क्या होता था कि पहले जमींदारों के पास जमीनें होती थी, ब्राह्मणों के पास, क्षत्रियों के पास ज्यादा। तो हमारे लोग उनके यहाँ हल चलाने का काम करते थे और जो लोग उनके यहाँ हल चलाने का काम करते थे उनको हलवाहा कहा जाता था। और जब उनको गांव वालों से कोई काम जमींदार को लेना होता था तो जमींदार नहीं कहता था कि आप आओ हमारे यहाँ काम करो, वो हलवाहा का कहना ही पर्याप्त हो जाता था और पूरा का पूरा गांव उस ब्राह्मण या ठाकुर जमींदार के यहाँ काम करता था और पैसे भी नहीं मांगता था। तो ऐसे हमारे पिछड़े समाज के नेताओं की स्थिति है। यही मुद्दा राजनीति में लागू हो गया है। ये जो तमाम पिछड़े वर्ग के नेता हैं, जिनको हम लोग नेता कहते हैं, जो ब्राह्मणवादी पार्टियों में हैं, वो नेता कम हैं और हलवाहे ज्यादा हैं। वो राजनीतिक हलवाही कर रहे हैं। पहले जो हलवाहा होता था तो वो जब ठाकुर के यहाँ या ब्राह्मण के यहाँ हलवाही करता था तो उसको खाने में थोड़ा दूध मिल जाता था, थोड़ा दही मिल जाता था, तो वो खुश हो जाता था। उसी प्रकार से जो ये हमारे पिछड़े वर्ग के नेता हैं, इनको थोड़ा मंत्री बना देते हैं, संतरी बना देते हैं, थोड़ा मलाई खाने को मिल जाता है, तो ये इसमें खुश हैं। ये समाज की लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है। और अगर ये समाज की लड़ाई लड़ने की स्थिति में होते तो प्रदेश में इतनी घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन का जिस प्रकार से रवैया है, और प्रतापगढ़ की घटना पर इतना सारा मामला होने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन एफआईआर नहीं कर रहा है। तो अगर ये लोग समाज की लड़ाई लड़ते या समाज को कुछ समझते तो ये लोग जरूर प्रशासन के ऊपर दबाव बनाते। जैसे कि वो मोती सिंह जो है वहाँ का ठाकुर है, वो ब्राह्मणों की तरफ से लगातार पैरवी कर रहा है और बीजेपी का मंत्री है और उसकी वजह से पीड़ित पक्ष की कार्यवाही, पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई एफआईआर नहीं हो रही है। तो ओबीसी के तो बड़के बड़के नेता हैं, स्वतंत्र देव सिंह तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं की बिरादरी का मामला है। कौशाम्बी का जो मसला है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बिरादरी का मामला है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बिरादरी का मामला है। अनुप्रिया पटेल बीजेपी गठबंधन में है, उनका एक नेता गया था तो वो बोल रहा था कि आप लोग सब्र करिए और जरूरत पड़ेगी तो हम मुख्यमंत्री से बात करें। अरे घटना को इतना दिन हो गया, अभी तुमको जरूरत ही नहीं लग रही है मुख्यमंत्री से बात करने की? इतना बड़ा मामला हो गया, इतना बड़ा मामला हो गया, इतना दिन हो गया घटना को, और लोग नाजायज तरीके से परेशान किए जा रहे हैं, महिलाएं परेशान की जा रही, बच्चे परेशान किए जा रहे हैं, लोग गांव छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए, और अभी तुमको ये लग रहा है नहीं जरूरत पड़ेगी तो हम सीएम से बात करेंगे। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो जैसे जमींदारों के खेत में किसान जो हरवाहा होता था या जो किसान जमींदारों की जमीन को जोतता था तो खून पसीना उसका लगता था। फसल जो पैदा होती थी वो उस जो जमींदार की जमीन को हलवाहा जोतता था उसके खून पसीने से पैदा होती थी। लेकिन फसल काटने का अधिकार उसको नहीं होता था, फसल का फायदा लेने का अधिकार उसको नहीं होता था। फसल का फायदा जमींदार को होता था, ब्राह्मण ठाकुर जो जमींदार होते थे उनको होता था। उसी प्रकार से ये जो राजनीतिक हलवाही करने वाले लोग हैं, ये तो आते हैं अपनी बिरादरी में, नहीं बिरादरी का मामला है, हमको बिरादरी का इतने बड़ा ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है, इतना बड़ा पद दिया है, आप बिरादरी के हो, आप हमको मजबूत करो, हमारी मदद करो।
तो मेहनत तो ये करते हैं, अपने लोगों का वोट ये ब्राह्मणों के पक्ष में खड़ा करते हैं, नहीं तो ब्राह्मणों की औकात कहाँ है? 3.5% ब्राह्मणों की सरकार बन जाएगी। इतनी तो औकात ब्राह्मणों की है नहीं, इतनी तो संख्या ब्राह्मणों की है नहीं। तो ये हलवाई करके हमारे लोग मेहनत करके खून पसीना लगा करके ब्राह्मणों की सरकार बनाते हैं, और जब सरकार बन जाती है तो इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है और इनके ऊपर ही अन्याय और अत्याचार होता है। इनको कोई किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो ये जो विकास जी जी बोलिए। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, जिनको हम अपना नेता समझ रहे हैं, वो असल में नेता का कोई काम कर नहीं रहे। ये स्थिति है। विकास जी, जैसे हम देख रहे हैं, आप बता रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो किस तरीके से हवाल क्या कहते हैं, हलवाई करते हैं। ये बात जगदेव बाबू भी कहते थे। जगदेव बाबू इस बात को कहते थे कि जैसे हमारे पुरखे ब्राह्मणों ठाकुरों के खेत में हलवाई करते थे, आज के ब्राह्मण लोग जो पार्टियां चला रहे हैं वो भी ऐसा सोचते हैं कि हम उनकी राजनीतिक हलवाई करें, मगर मैं उनकी राजनीतिक हलवाई करने वाला नहीं हूं। जगदेव बाबू ने उनकी राजनीतिक हलवाई नहीं किया, इसलिए इंदिरा गांधी ने उनको गोली मरवा दिया था। लेकिन आज के जो नेता है वो हलवाई करने में ही लगे हुए हैं। हो सकता है उन्हें भी डर लगता हो कि भैया हमें भी कहीं गोली ना मार दी। नहीं, वो समय अलग था, अभी समय अलग है। और अगर स्वाभिमान से एक दिन की जिंदगी जीना और लाज जूता खा करके 80 साल की जिंदगी से बेहतर यह है कि स्वाभिमान की एक दिन की जिंदगी जिया जाए। जगदेव बाबू को गोली लग गई, लेकिन उनका कारवां रुका नहीं, उनकी क्रांति तो आगे बढ़ रही है। और उनकी क्रांति की वजह से ये जो हरवाही चरवाही करने वाले लोग हैं, इनको मौका मिला है, नहीं तो मिलता नहीं। विकास जी, यहाँ पर मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये जो पिछड़े वर्ग के नेता ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की हलवाई करने में लगे हुए हैं, यहाँ पर अब बात दूसरी ये आती है कि ठीक है, ये बीजेपी के जो हलवाई कर रहे हैं बीजेपी के लोग हैं, मगर दूसरे जो दल हैं जो अपने आप को ओबीसी का दल बताते हैं, पिछड़े वर्ग के नेता अपने आप को बताते हैं, और वो लोग क्यों इसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं? इतनी बड़ा मामला हो रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही है, हम देख रहे हैं पिछले 3 सालों में बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोगों पर हमले हुए हैं, उनकी हत्याएं हुई है। और जैसे हमने देखा कि जो दरवेश यादव का मामला है कि बार काउंसिल के अध्यक्ष उनको चुना गया था, उनको उनके चेंबर में जाके गोलियां मारी गई। तो इतना बड़ा मामला है, तो बीजेपी के लोग नहीं बोल रहे, ये बात समझ में आती है, मगर जो दूसरे अपने आप को ओबीसी के नेता बोल रहे हैं, ये क्यों चुप बैठे, ये क्यों इसके ऊपर बात नहीं कर रहे? जो दूसरी ओबीसी की पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई, तो उसमें 2-3 मुद्दे निकल कर सामने आए। एक तो ये है कि बीजेपी वालों ने इनको इतना डराया हुआ है कि ये डर की वजह से नहीं बोल पा रहे। दूसरा मुद्दा ये है कि उनको लगता है कभी चुनाव तो करीब है नहीं, चुनाव करीब आएगा तो हम निकलेंगे, तो हम बोलेंगे। तीसरा उनका ये मानना है कि जितना पीटेंगे तभी तो हमारे पास आएंगे। तो इनकी लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है? ये पीटेंगे तो हमारे पास खुद ही आएंगे, कहाँ जाएंगे? तो ये जो स्थिति है, इसकी वजह से ऐसे जो तमाम सारी पार्टियों, कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई, उनके माध्यम से इस प्रकार की जानकारी दी गई। तो ये भी एक स्थिति जो है, ये खतरनाक स्थिति है कि हम चुनाव नज़दीक आएगा तो निकलेंगे, या फिर पिटेंगे तो लोग हमारे पास में ही आएंगे। जब इन्होंने बीजेपी को वोट दिया था तो पिट रहे हैं, पिटेंगे तो हमारे पास ही आएंगे। तो ये जो इस तरीके की बातें हैं, ये भी बातें ठीक नहीं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के अलग अलग जातियों में लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, और वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मगर पूरा ओबीसी समाज एक साथ में आकर आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, ओबीसी जो पूरा समाज है, अगर ये एक साथ आ जाए तो फिर तो ब्राह्मणों की सरकार बनेगी नहीं। फिर तो इस देश में पिछड़े 52% है।
तब तो पिछड़ों की सरकार बन जी। जाएगी। हम्म। तो ये जो जाति का सिस्टम है, ये जाति के नाम पर जो गर्व और गौरव की भावना है, यही तो पिछड़े वर्ग की गुलामी का कारण है। हमारी गुलामी का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है, जाति की भावना। एक जाति का आदमी पिटता है तो दूसरी जाति का आदमी चुप रहता है। जब यादवों के इनकाउंटर हो रहे थे तो दूसरी जातियों के लोग चुप थे। जब कुशवाहा लोग मारे गए तो कुर्मी लोग चुप थे। जब कुर्मी की पिटाई अब हो रही है तो कुशवाहा चुप है। तो ये जो स्थिति है, केवट की कभी हो जाती है, कभी राजभर की हो जाती है, कभी विश्वकर्मा की हो जाती है, तो कभी प्रजापति की हो जाती है। तो ये जो जाति है, जाति के नाम पर जो गर्व और गौरव की भावना है, इसकी वजह से ये सारा का सारा मामला गड़बड़ हुआ है। और ये जो जाति है, ये जाति ब्राह्मणवाद को हमको कमजोर करने का सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि जाति हमारे बुजुर्गों ने नहीं बनाई। हम जाति पर गर्व करते हैं, हमारे लोग जाति पर गर्व करते हैं, मगर जाति हमारे बुजुर्गों ने नहीं बनाई। अगर हमारे बुजुर्गों ने बनाई होती तो बनाने वाले इतने बड़े बेवकूफ तो होते नहीं कि अपने को ही छोटी जाति का कर लेते, अपने को ही नीच जाति का घोषित कर लेते। मान लो कुर्मी ने जाति बनाई होती तो कुर्मी अपने को सबसे ऊपर रखता ना। अहिर ने बनाई होती तो अहिर अपने को सबसे ऊपर रखता। विश्वकर्मा ने बनाई होती तो विश्वकर्मा अपने को सबसे ऊपर रखता। राजभर ने बनाई होती तो राजभर अपने को सबसे ऊपर रखता। कुशवाहा मौर्य ने बनाई होती तो वो अपने को सबसे ऊपर रखते। कम से कम बनाने वाले को तो इतनी अकल थी कि हम नीचे क्यों जाएं। तो इससे ये साबित होता है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने जाति व्यवस्था नहीं बनाई। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जाति व्यवस्था बनाई किसने? तो जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। इसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ब्राह्मणों के ग्रंथों में हैं, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली समझना है तो इसी से समझा जा सकता है कि ब्राह्मण ने अपने को सबसे ऊपर रखा। ब्राह्मण अपने को सबसे ऊपर रखा, यही इस बात का सबूत है कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई और अपने को सबसे ऊपर रखा। दिखाने के लिए ब्राह्मण में मिश्रा हैं, दुबे हैं, चतुर्वेदी हैं, त्रिवेदी हैं, उपाध्याय हैं दिखाने के लिए, लेकिन उनमें आपस में रोटी बेटी का संबंध है, वो अलग अलग नहीं है। उनके अंदर वो जाति नहीं है। वो गोत्र हो सकता है, टाइटल उनकी हो सकती है, मगर जाति नहीं है। वो सारे ब्राह्मण ब्राह्मण हैं और आपस में रोटी बेटी का संबंध करते हैं। लेकिन बैकवर्डों में ऐसा नहीं है। तो ये जातियां हमारे लोगों को विभाजित करने के लिए बनाई। जब हम विभाजित रहेंगे, जातियां ब्राह्मणों ने बनाई और ब्राह्मणों ने जातियां हमारे लोगों को, पिछड़े लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को विभाजित करने के लिए बनाई। चूंकि संख्या हमारी इतना जाता है कि 3.5% ब्राह्मणों की औकात ही नहीं हमसे मुकाबला कर सके। संख्या के आधार पर वो मुकाबला कर नहीं सकते, उनकी औकात है नहीं। और हम लोग कोई ऐसे तो लोग हैं नहीं, हम लोग तो सम्राट अशोक के वंश के लोग हैं। और सम्राट अशोक से बड़ा विश्व विजेता तो कोई हुआ नहीं। सिकंदर से भी बड़े विजेता थे सम्राट अशोक। तो हमारे लोग तो मार्शल कौम के लोग हैं। तो ब्राह्मण इनसे मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो इसलिए ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाया और जाति व्यवस्था बना करके, चूंकि जाति व्यवस्था बना करके विभाजित कर दिया। अब जब ब्राह्मण यादव को पीटता है तो यादव चिल्लाता है, तो कुर्मी चुप रहता है, मौर्य चुप रहता है, गरड़िया चुप रहता है, दूसरी जाति के लोग चुप रहते हैं, राजभर चौहान चुप रहता है। और फिर जब वो कुशवाहा को पीटता है तो यादव चुप हो जाता है और दूसरी जाति के लोग चुप हो जाते हैं। फिर कुर्मी को पीटता है तो कुर्मी बोलता है, कुशवाहा चुप हो जाता है, यादव चुप हो जाता है, दूसरे लोग चुप हो जाते हैं। फिर राजभर को पीटता है तो वो बोलता है, दूसरे चुप हो जाते हैं, निषाद को। तो अलग अलग जातियों में विभाजित किया, अलग अलग लोगों की पिटाई कर रहा है और अलग अलग लोगों की पिटाई हो रही है और अलग अलग बिरादरी के लोग केवल बोल रहे हैं। तो इससे कोई मामला हल होने वाला नहीं, इससे कोई मामला हल होने वाला नहीं है। हम बार बार ओबीसी के लोगों को ये बात कहते हैं कि अधिकार तुमको जाति के नाम पर मिला है क्या?
क्या किसी को यादव के नाम पर, कुर्मी के नाम पर आरक्षण मिला है? मौर्य के नाम पर, गढ़िया के नाम पर, राजभर निषाद के नाम पर, चौहान के नाम पर किसी को आरक्षण मिला है? अधिकार मिला तो ओबीसी के नाम पर मिला। अगर अधिकार ओबीसी के नाम पर मिला, जाति के नाम पर नहीं मिला, तो लड़ाई भी तो ओबीसी के नाम पर लड़नी होगी। कम से कम ओबीसी के नाम पर तो लड़ो। जैसे देश में तो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये सभी देश के मूल निवासी, और इन सभी का शोषण ब्राह्मणों के द्वारा हो रहा है। तो इतने लोगों को मिलकर लड़ना चाहिए, मगर कम से कम ओबीसी के लोग तो इकट्ठा हो। तो ये स्थिति बनाना पड़ेगा। अगर किसी के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है तो ये केवल बिरादरी का मामला नहीं है, बल्कि पूरे समाज का मामला इसको बनाना होगा। और पूरे समाज को, जितनी भी जाति के लोग हैं, उनको एकजुट होकर के अन्याय अत्याचार के विरोध में लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और जिस दिन से ओबीसी के लोग ऐसा करना शुरू कर देंगे तो अन्याय अत्याचार बंद हो जाएगा। और केवल अन्याय अत्याचार नहीं बंद होगा, जिन ब्राह्मणों से हम न्याय मांग रहे हैं, जिन ब्राह्मणों की हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, हम खुद ही गवर्नमेंट में आ जाएंगे और उनके साथ न्याय करने लायक हो जाएंगे। तो ये ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है, और समझ करके इस प्रकार से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अलग अलग टुकड़ों में बट करके लड़ाई लड़ने से ये मामला हल होने वाला नहीं। आप जैसे बता रहे हैं कि ओबीसी को साथ में आकर लड़ना चाहिए, ये तमाम घटनाएं जो उत्तर प्रदेश में हुई है और जो कानून व्यवस्था आप अभी देख रहे हैं, आप क्या मांग करते हैं? मेरा ये कहना है, सबसे बड़ी मांग तो ये है कि अभी जैसे प्रतापगढ़ का मामला है, प्रतापगढ़ में जो पट्टी का मामला है, जो किसानों के पूरे गांव पर हमला हुआ, तो अभी तक एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई। तो पहली बात तो पीड़ित पक्ष की तरफ से एफआईआर दर्ज किया जाए। दूसरी बात, जो पीड़ित पक्ष पर जबरदस्ती से फर्जी मुकदमे सरकार के दबाव में किए गए हैं, मंत्री के दबाव में किए गए हैं, उसको वापस लिया जाए। तीसरा, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, जिनकी शिथिलता की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई और जो अभी भी अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई किया जाए। चौथा, पीड़ित पक्ष का जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई किया जाए, उसके लिए सरकार उनको मुआवजा दे। और इसी प्रकार से जैसे देवशरण कुशवाहा की कौशाम्बी में हत्या हुई, ऐसे प्रदेश में तमाम जगह पर हत्याएं हुई ओबीसी एससी के लोगों की। तो जो ये तमाम प्रकार की घटनाएं हुई हैं पूरे प्रदेश में, इन तमाम प्रकार की घटनाओं में जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए और एक नौकरी दिया जाए। और जहां पर इस प्रकार के हमले हुए हैं, चूंकि उनकी जान माल की सुरक्षा का मामला खड़ा हो गया है, तो इसलिए उनको शस्त्र लाइसेंस भी दिया जाए ताकि वो अपने जान माल की सुरक्षा कर सके। दूसरा, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा कि फर्जी इनकाउंटरों का। तो इसकी जितने इनकाउंटर हुए हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, तो सारे इनकाउंटरों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और उसमें जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और तमाम प्रकार के जो अपराध प्रदेश भर में पिछड़े वर्गों के ऊपर हुए हैं, उनके खिलाफ में अपराधियों को जो संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे पुलिस कर्मियों के, प्रशासन के लोगों के ऊपर भी कार्यवाही किया जाए। और एक बात और है कि अगर योगी सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में विफल हो गई है और लगातार हत्याएं हो रही हैं, तो योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करके दोबारा से चुनाव करवाया जाए। क्योंकि एक लंबे अरसे से, जब से योगी सरकार बनी है, कानून व्यवस्था उसके हाथ में नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ गई है। तो जब ये सरकार कानून व्यवस्था बहाल करने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसी सरकार को रखने से क्या फायदा है? तो मैं तो राज्यपाल और राष्ट्रपति से यह भी मांग करता हूँ, राज्यपाल अनुमोदन करे राष्ट्रपति को कि सरकार को भ्रष्ट इसको, और चूंकि राज्यपाल भी आनंदीबेन पटेल है, पटेल समाज की है, और पटेलों पर अन्याय हो रहा है, तो वो राष्ट्रपति को ये कहें कि जो है ये सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू करके दोबारा से चुनाव कराया जाए। ये हमारी मांग। विकास जी, जो ये सारी बातें आपने बताई है, अगर इन सब के ऊपर अगर सुनवाई नहीं होती है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तरफ से इसकी अगली लड़ाई या अगली भूमिका क्या होगी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार इसके लिए संघर्षरत है
और जब फर्जी इनकाउंटरों का मामला चल रहा था पिछड़े वर्ग के, उस समय भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 4 चरणों में आंदोलन किया था। और अभी ये जो इस तरीके की घटनाएं लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में घटित हो रही हैं, तो इसके लिए जो तमाम मांगे हमने आपको बताई, उन तमाम मांगों को लेकर के हमने महामहिम राज्यपाल महोदया को और राष्ट्रपति महोदय को भी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी हमने लेटर लिखा हुआ है। इसके साथ ही साथ आज पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा हुआ है। अगर इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो आने वाले समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एक तो बड़े आंदोलन की रणनीति पर काम कर रहा है और इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, और दूसरा, जिन पुलिसकर्मियों के द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ में हाई कोर्ट में केस भी करेंगे हम लोग। और किसी भी स्थिति में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और ना अपराधियों को संरक्षण देने वालों को बख्शा जाएगा, चाहे वो प्रदेश सरकार के मंत्री हो या फिर कोई पुलिस वाला हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सभी के साथ में, सभी के विरोध में कानूनी कार्यवाही की जाए। तो ये थे हमारे साथ में चौधरी विकास पटेल, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के। तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात रखी और बहुत बेहतरीन तरीके से सारी बातें हमें बताई। यूं ही बने रहिए MN टीवी से, देखते रहिए MN टीवी। तब तक के लिए धन्यवाद।